हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्कूल लेक्चरर 2024 को टारगेट रखते हुए भौतिक भूगोल के साथ से हमने बैच प्रारंभ कर दिया है। इससे पहले हमने एक क्लास पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है जिसका टॉपिक या शीर्षक रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हमारा जो लेसन स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पोर्शन बाकी रह गया था, वहां से हम आज बैच क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अभी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भूगोल विषय के लिए आपको किसी भी कोचिंग में या ऑनलाइन कोर्स खरीदने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेरा हाल ही में भूगोल विषय से सिलेक्शन हुआ है। तो अभी पूरा भूगोल जो है हाथ में है, ताज़ा ताज़ा है, और मैं ऐसे कैसे आप लोगों के सामने डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये आप लोगों की बदौलत मैंने जो ये चैनल बनाया है, इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, सब आप लोगों की बदौलत है। और हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली भर्ती को टारगेट करते हुए 2024 में हम भी स्कूल व्याख्याता बने। आरपीएससी अजमेर जाने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हो, स्कूल में जाने का हमारा भी सौभाग्य क्या हो, प्राप्त हो। चलो विद्यार्थियों, आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने कुछ पहले जानकारियां प्राप्त कर ली। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उल्कापिंडों के माध्यम से, और हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और परिकल्पनाओं के माध्यम से। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बैच को स्टार्ट करने चल रहे हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको एक मत चलता है, और उस मत का नाम है अभिनव मत। उस मत का नाम क्या है? अभिनव मत के अनुसार अभिनव मत के अनुसार वर्गीकरण को पढ़ेंगे। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी का जो वर्गीकरण है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके 3 जो मुख्य भाग हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो जी, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलो जी, पहली सबसे मुख्य जो कड़ी है वो है डायग्राम को आप समझ लेना, क्योंकि ये डायग्राम बेसिस है। पूरा का पूरा अभिनव जो मत है ये पूरा का पूरा डायग्राम पर आधारित है, ठीक है। और इस डायग्राम को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपके सारे के सारे जो प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो पृथ्वी का भाग है इसका नाम, एक बार इसमें हम 3 बड़े बड़े भाग बना लेते हैं। ये धरातल हो जाएगा, और यहां तक हम पढ़ लेंगे क्या, क्रस्ट। इसके बाद में यहां तक का भाग हम पढ़ लेंगे क्या, मेटल। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, आपके क्रोड हो जाएगा। एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले ये आपकी पृथ्वी का क्या है, धरातल है, ठीक है भाई। ये क्या है भाई, ये धरातल है। ये क्या हो जाएगा, धरातल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, धरातल हो जाएगा। धरातल के बाद में जो ये वाला भाग है इसको हम कहेंगे क्या, इस वाले भाग को हम कहेंगे क्रस्ट। इसको क्या कहेंगे, क्रस्ट। और क्रस्ट के अलावा इसको हम हिंदी में अगर कहें तो ये क्या हो जाएगा, भूपर्पट्टी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये भूपर्पट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, भूपर्पट्टी हो जाएगा। दूसरा जो भाग है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम मेटल, या एक इसका नाम है प्रावार। मेटल या क्या हो जाएगा, प्रावार हो जाएगा। और जो ये वाला भाग है इसका हम नाम रखेंगे क्या, बताओ, इसका हम नाम रखेंगे क्रोड, और या हिंदी में पूछे तो अंतरम। अंतरम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 भाग हो गए। अब इन तीनों को जब हम बांटते हैं तो कुछ घनत्व, गहराई के आधार पर इसको बांटते हैं, और कुछ एलिमेंट्स के आधार पर भी इसको हम बांटते हैं। क्रस्ट का जो ये वाला भाग है, यहां तक धरातल तक इसकी जो गहराई है 33 किलोमीटर है। धरातल से इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 33 किलोमीटर। और इसकी जो गहराई है वो है 2900 किलोमीटर तक। कितनी है भाई, 2900 किलोमीटर तक यहाँ इसकी गहराई है। और ये जो पृथ्वी का अंतरम है, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसकी गहराई कितनी है, 6373 किलोमीटर क्या है, इसकी ये गहराई है। ये तो हो गए मुख्य भाग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ असंबद्धताएं होती हैं, या फिर मैं इसको एक रासायनिक वर्गीकरण, एडवर्ड स्वेस ने, आप नाम सुना होगा आपने, एडवर्ड स्वेस ने इसका एक रासायनिक वर्गीकरण किया था।
और इस वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। वर्गीकरण के अनुसार इस वाले भाग को इन्होंने जो नाम दिया था, मैं यहां पर लिख सकता हूं इसका नाम, हाँ बिल्कुल यहां पे आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं। इस वाले भाग का तो इन्होंने नाम दिया सियाल, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और इस वाले भाग का इन्होंने नाम दिया सीमा। क्या नाम दिया? सीमा। ये किससे बना हुआ है? ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है। और इस वाले भाग का इन्होंने नाम दिया क्या? निफे नाम दिया। क्या नाम दिया? निफे नाम दिया। निकेल और फेरस से बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ड स्पेस का रासायनिक वर्गीकरण हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर ये समाप्त नहीं हो जाता है। अब इसके बाद में यहां हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से एक प्रश्न आता है, क्योंकि ये वाला जो भाग है इसको हम बांटते हैं। यहां पर इसको बीच में कट करेंगे, यहां से देखिएगा, यहां से मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को या इस भाग को 2 भागों में कट करना है। ऐसे 2 भाग क्या कर लेने हैं? कट कर लेने हैं। और ये वाला जो कट है, इस कट को क्या कहा जाएगा? पहला जो कट है इसको कहा जाएगा कोनार्ड, या कोनराड भी आप इसको कह सकते हैं। ये कोनराड क्या हो जाएगा भाई? ये कोनराड असंबंधता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनराड असंबंधता हो जाएगा। पहला जो असंबंधता है, हमारे को एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है। फिर ये जो दूसरा कट है, ये वाला कौन सा कट हो जाएगा आपका? ये दूसरा कट है। ये फर्स्ट हो गया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके ऊपर जो ये क्रस्ट को और मेटल को जो अलग करता है, इसका नाम हो जाएगा मोहो, या मोहोवारिक भी कहते हैं इसको, महावारिक या मोहोवारिक भी कहते हैं। ये मोहो असंबंधता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहो असंबंधता हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया है। इसके बाद में इसको बीच में से कट कर लेना है यहां तक, ठीक है। यहां तक इसको कट कर लेते हैं। और यहां ये तीसरा जो कट हो जाएगा, इसका हमने नाम क्या रखना है? इसका रखना है हमें भाई रेप्टी। क्या रखना है? रेप्टी। रेप्टी असंबंधता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्टी असंबंधता, इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला चौथा जो कट है, ये देखिएगा, चौथा कट जो होगा, यानी कि बीच में निफे को और यानी कि यूं कह सकते हैं निफे और सीमा को बांट रहा है, या मेटल या क्रोड को बांट रहा है। और इस चौथे कट का नाम हो जाएगा गुटेनबर्ग। इसके 2 नाम चलते हैं, गुटेनबर्ग या विचार। गुटेनबर्ग या विचार, ये वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए, ठीक है ना। ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे खोज की, भूकंपीय तरंगों के आधार पर या ज्वालामुखी क्रियाओं के आधार पर या किसी उल्का पिंड के साक्ष्य के आधार पर ऐसे नाम दिए हैं। ये क्या हो जाएगा? विचार असंबंधता हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो है, इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं। इसको भी क्या कर लेते हैं? 2 भागों में बांट लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 5वां कट हो जाएगा। अगर मैं गहराई की बात करूं तो इसकी गहराई होगी, एक बार मैं यहां पे नाम लिख देता हूं पहले। ये 5वां जो कट होगा, ये हो जाएगा आपके क्या? लेहमैन। दिख रहा है भाई आपको यहां तक, ठीक है। लेहमैन असंबंधता ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लेहमैन असंबंधता हो जाएगा। अब इसमें भी किलोमीटर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या पढ़ने हैं? किलोमीटर भी आपको पढ़ लेने हैं, ओके। और किलोमीटर जब पढ़ेंगे तो यहां पे मैं किलोमीटर का लिख देता हूं डिजिट, ठीक है। किलोमीटर का लिख देता हूं। यहां ये 5150 किलोमीटर पर ये कट है, यानी कि क्रोड के 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रावार का जो कट है 2900, ये वाला जो है ये 700 पे है। ये कहां पर है? 700 पे है। और इसका कोई किलोमीटर नहीं है, ये बीच में है, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अपने टोटल कितने असंबंधता बना ली? हमने टोटल 5 असंबंधता बना ली। अब क्या होता है, इसको हमने यहां से बांटा था, ठीक है। इसको हमने यहां से बांटा, इसको हमने यहां से बांटा, और इसको हमने कहां से बांटा? यहां से बांटा है, ठीक है। और 2 कट इसमें ऑलरेडी पहले से थे। एक ये वाला जो है, एक ये वाला जो पहले से था, और एक ये था, ये वाला क्या था? पहले से था। तो आपको यहां से क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं इस कलर में सबको ऐड कर देता हूं। ये टोटल क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 में से 2 तो मुख्य हो गए। कौन कौन से वाले? एक ये वाला 33 किलोमीटर पर है, और एक 2900 किलोमीटर पर। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये जो पहला कट हमने लिखा है, इससे ऊपर वाला जो भाग होगा, ये तो होगा ऊपरी क्रस्ट होगा। ये क्या होगा?
ऊपरी क्रस्ट होगा। और इसके जो नीचे वाला भाग है, यानी कि यहां तक अपन कर लेते हैं इसको, इसके जो नीचे वाला भाग है ये क्या हो जाएगा, निचली क्रस्ट हो जाएगा। देखो भाई यहां तक क्या हो जाएगा, निचली क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो भाग कर दिए, यानी ये अपर हो गया है और ये क्या हो गया, लोअर हो गया है। ये लोअर हो जाएगा, यू से अपर, ये क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। कौन सी, भूपरपट्टी के द्वारा। मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, जैसे कोनराड इसको दो भागों में बांटती है, किसको, क्रस्ट को कोनराड दो भागों में बांट देती है। आपके कौन कौन से भाग हैं, अपर और लोअर, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेते हैं, ऊपरी मेटल या ऊपरी प्रावार। ठीक है, यहां तक, इस लाइन को हम यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां जो है इसको दो भागों में बांटना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी मेटल और ये क्या हो जाएगा, निचली मेटल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निचली मेटल हो जाएगा। ओके, इसके बाद में इसके भी दो भाग हो जाएंगे, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। ठीक है, यहां तक शायद आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, हमने इसके टोटल कितने भाग बना लिए, 1 2 3 4 5 और कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। यानी कि टोटल 3 थे, 3 के हमने सबके क्या क्या बना लिए, 2 2 बना लिए। ऊपरी निचली, ऊपरी निचली यानी ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, उसके बाद में ऊपरी मेटल निचला मेटल, उसके बाद में ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। यानी कि टोटल इसके 3 के हमने 2 2 भाग क्या कर दिए, ये बना दिए। तो ये वाला जो कट लगा है सबसे पहले क्रस्ट पे 33 किलोमीटर से ऊपर है, दूसरा लगा 700 पे, ये वाला 2900 पे है। और आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये वाला, ये किस अवस्था में है, क्योंकि यहां अगर बात करें ये वाला जो भाग है ये कौन सी अवस्था में विद्यमान है, एक बार ये डायग्राम अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं और अगले पेज में आपको लेके चलूं और एक और डायग्राम के माध्यम से हम इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ओके, ठीक है, अब जब इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्रस्ट क्या है, कितनी गहराई तक है, क्या इसका घनत्व, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट को। पहला हम पढ़ेंगे क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के अन्य, इसका अन्य नाम है भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। ठीक है, अब ये जो क्रस्ट है ये इसको दो भागों में मैंने बांट ही दिया, आपको पता है ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। अब इसके कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद होने ही होने चाहिए। सबसे पहले एक तो आपसे एग्जाम में पूछता है घनत्व पूछता है। ठीक है, एक घनत्व पूछता है, एक इसका आयतन पूछता है, एक इसका द्रव्यमान आपसे पूछता है, द्रव्यमान मास, द्रव्यमान आपसे पूछता है। इसके अलावा इसकी गहराई आपसे पूछता है और ये किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, रासायनिक तत्व जो है वो, और इसमें कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, ये बातें हमें ध्यान रखना है, चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं। अब एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखो भाई, सबसे पहले इसका जो घनत्व है ऊपर वाले भाग का, जैसे हम यहां पे एक डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का केंद्र हो गया है और इस प्रकार से हमारा ये वाला जो भाग है ये 6373 किलोमीटर पर है ना। हमने इस प्रकार से इसको बनाया था, अभी ऐसे कट करके बनाया था। ये क्या हो जाएगा, ये धरातल हो जाएगा। और धरातल के बाद में जो पहला हमने लिखा था 33 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, ये जो 33 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है ऊपरी भाग, दूसरा 2900 किलोमीटर की गहराई तक हो जाएगा और तीसरा ये यहां पर है ही है। ठीक है, अब हमारे वैज्ञानिक अभी तक जो है ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाए हैं, लगभग 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक इन्होंने क्या कर लिया है, वो निरीक्षण कर लिया है, सर्वेक्षण कर लिया है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं घनत्व को लेकर के कि यहाँ का घनत्व कितना है। देखिएगा ये घनत्व 2.9 से प्रारंभ होकर के लगभग 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है।
3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है। हमारा जो पहला भाग है क्रस्ट, ठीक है, इसका घनत्व जो है वो कितना है 2.9 से लेकर के 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर तक है। दूसरा, अगर इसकी आयतन की बात करें, इसका आयतन कितना है, ये संपूर्ण पृथ्वी के कितने आयतन को घेरता है, तो इसका जो आयतन है ध्यान रखना 0.5% ही है मात्र। कितना है? मात्र संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का ये 0.5% क्या करता है, इसको कवर करता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान तो इससे भी कम है। कितना है? मास इसका 0.2%। कितना है? 0.2% इसका क्या है? द्रव्यमान है। गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है कितनी? मात्र 33 किलोमीटर की गहराई तक है। लेकिन इसमें गहराई को लेकर के दो अवधारणाएं चलती हैं। मैं दोनों आपको समझा देता हूं कि दो अवधारणाएं कौन सी चलती हैं। पहली अवधारणा, महाद्वीपों पर तो इसकी मोटाई कितनी है, जो पृथ्वी का महाद्वीप ये भाग है और पृथ्वी का महासागर का भाग है, वहां पर कितनी इसकी मोटाई है, तो लगभग 40 किलोमीटर से लेकर के ऐसा माना जाता है 50 किलोमीटर की मोटाई पर है ये। इसकी इस परत की जो मोटाई है ना, वो कितनी है? 40 से 50। और महासागरीय भाग में 5 से 10 किलोमीटर तक क्या है, इस परत की ही मोटाई है। इसमें जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें एडवर्ड स्वेस के अनुसार इसका नाम रखा इन्होंने सियाल। क्या नाम रखा? सियाल नाम रखा। सियाल का मतलब हो जाएगा, ये इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा क्या? सिलिका। ये किन तत्वों से मिलकर बना है? रासायनिक तत्वों में। एक हो जाएगा सिलिका और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम और सिलिका से क्या है? बना हुआ है। कौन सा भाग? पहला, जिसका नाम है क्रस्ट, है ना, ठीक है। दूसरा, इसलिए इसको हम सियाल भी कह देते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कह देते हैं? सियाल भी कह देते हैं, ठीक है भाई। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? हमने शायद गलत लिख दिया, ये वाला मैग्नीशियम नहीं होगा भाई, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ये होगा आपके, ये एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। सियाल है ना, सिलिका प्लस एल है ना, इसलिए सियाल हो जाएगा। ओके। इसके बाद में चट्टाने जो है, इसके अगर चट्टानों की बात करें तो ऊपरी भाग ग्रेनाइट से बना है। ऊपरी भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? ग्रेनाइट पाई जाती हैं। जबकि इसके महासागरीय भाग की बात करें तो महासागरीय भाग के नीचे, महाद्वीपों के नीचे ग्रेनाइट है, जबकि महासागरीय भाग जो है जो किन चट्टानों से बना हुआ है, तो ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि महासागरीय धरातल है वो किन चट्टानों से मिलकर बना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या? बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से बना हुआ है। घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, गहराई, तत्व और चट्टाने। अब इसको मैंने दो भागों में आपको बांट के बता ही दिया था कि दो भाग कौन कौन से हैं। एक आ जाएगा आपके ऊपरी भूपर पट्टी यानी कि ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? दूसरा भाग आपके हो जाएगा निचली क्रस्ट हो जाएगा। लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट में दो भागों में इसको बांट लेते हैं। अब यहां पर इसको बांटने वाली जो प्रत थी या इसको बांटने वाली जो असंबंधता है, इस असंबंधता का नाम आपसे एग्जाम में पूछता है। चलो बताओ, इस असंबंधता का नाम हमने क्या रखा था? तो हमने इसका रखा था कोनराड, ठीक है। कोनराड भी बोल देते हैं, कोनराड भी बोल देते हैं इसको। तो इस असंबंधता का, जो हमारी पहली असंबंधता थी, इसका नाम हमने क्या रखा है? कोनराड असंबंधता। टोटल कितनी असंबंधताएं पढ़नी है हमें? 5 असंबंधताएं पढ़नी है। इसलिए का एल्यूमिनियम हो गया है, इसका चट्टानी भाग ग्रेनाइट से है अपर भाग, और महासागरीय भागों में क्या पाया जाता है? बेसाल्ट। महासागरों की गहराई 5 से 10 किलोमीटर, महाद्वीपों पर इसकी मोटाई जो है 40 से 50 किलोमीटर के बीच में है। औसत इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 33 किलोमीटर तक क्या है इसकी औसत गहराई है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? क्रस्ट हो गया है। ये क्या हो गया है? आपका क्रस्ट वाला भाग हो गया है। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा वाला भाग? इसका दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम रखेंगे हम क्या? मेटल। दूसरे का नाम क्या होगा? मेटल होगा, ठीक है।
और मेटल को हम क्या कहेंगे, प्रावार कहेंगे। मेटल को क्या कहेंगे भाई हम, मेटल को हम क्या कहेंगे, प्रावार कहेंगे। और इसकी सबसे पहले इसके जो तत्व हैं, इसकी जो वो विशेषता हमने पीछे लिखी थी वही यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका भी क्या पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व के बाद में क्या आएगा, एक मिनट, ठीक है, आयतन भी लिख दिया था हमने। आयतन, और आयतन के बाद में द्रव्यमान, और द्रव्यमान के बाद में मैंने आपको बताया इसकी गहराई के बारे में, और गहराई के बाद में हम पढ़ेंगे ये किन तत्व, रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है। और यहां पर अगर चट्टानों की बात की जाए तो यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल को और ऊपर वाले क्रस्ट को कौन सी भूपर्पटिक या कौन सी असमानता के द्वारा अलग किया जाता है, तो ध्यान रखना, नोट डालकर, ये विशेष प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मोहो असंबंधता, कौन सी असंबंधता, मोहो, कौन सी असंबंधता, मोहो असंबंधता, मोहो असंबंधता क्रस्ट व मेटल को अलग करती है। ये विशेष बात एक प्रश्न तो ये पूछ लेता है, एक टाइप तो ये है इसका, और दूसरा जो टाइप है प्रश्न पूछने का वो कौन सा है। एक टाइप तो ये हो गया है टाइप 1 और ये हो गया टाइप 2 कि बताओ ऊपरी मोहो और निचली क्रस्ट को कौन सी परत अलग करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको, निचली क्रस्ट व ऊपरी मेटल को। अब मैं आपको इसको डायग्राम में बना के समझा दूंगा कि कैसे ये अलग करता है, ठीक है। अब सीधा हम किसको बनाते हैं, एक बार ये इसके जो है एलिमेंट्स लिख लेते हैं ये वाले, ठीक है। तो इसका जो घनत्व है वो लगभग हम बात करें तो ये 5 से लेकर के 5.5 से लेकर के 10 से ग्राम घन सेंटीमीटर तक है, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा पूछता है, ये एवरेज मैंने बता दिया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो आपका उत्तर होगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ये संपूर्ण आयतन में सबसे ज्यादा भाग को घेरता है। कितना घेरता है, ये लगभग संपूर्ण पृथ्वी के 83% आयतन को घेरता है। द्रव्यमान की अगर इसकी बात करें तो संपूर्ण द्रव्यमान का ये कितना है, 16% है। कितना है, 16% है ना। आयतन इसका कितना हो गया, 83%, द्रव्यमान कितना हो गया, 16%। गहराई की अगर बात करें तो ये गहराई में कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक इसकी क्या है, गहराई है। तत्व इसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार इसका नाम है एडवर्ड स्वेस ने ये सीमा नाम दिया। सीमा को हम अंग्रेजी में लिखेंगे सीमा, और इसका वर्गीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम। सीमा हो गया ना, Ma है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिका प्लस, ये किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम से बना हुआ है, मैग्नीशियम से बना हुआ है। ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से क्या है, बना हुआ है। और चट्टानों की अगर बात करें तो मध्यवर्ती चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से बनी हुई थी। मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से बनी होती है। ध्यान रखना, मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं वो किससे बनी होती हैं, बेसाल्ट से बनी होती हैं। अब इसका हम एक डायग्राम बनाए तो आराम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं इसे। ये तो हो गया ऊपरी भाग और ये हो गया आपके ये वाला भाग, ठीक है। अब इसमें भी ये 2900 किलोमीटर तक है। कहां तक है, 2900, और बीच में इसके दो भाग कर लेने हैं। ये 700 किलोमीटर से ऊपर का भाग है, ये तो हो गया ऊपरी मेटल या ऊपरी प्रावार हो गया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, निचली प्रावार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निचली प्रावार हो जाएगा। अब यहां पर हमने ये पढ़ा, ये वाले दो भाग बना लिए। तो ये ऊपरी मेटल को, और हमने इसका अभी नाम जो रखा था वो मैंने ऊपर आपको बताया, ये मोहो असंबंधता था।
ये क्या था, ये किसको अलग कर रहा है, क्रस्ट को अलग करता है, ठीक है। इसके बाद में ऊपरी और नीचली प्रावार या मेटल के बीच में कौन सी असंबंधता है, तो इसका ध्यान रखोगे, ये है रेप्टी असंबंधता है। क्या है ये, रेप्टी असंबंधता है। सबसे ऊपर कौन सी थी, कोनराड के बाद में मोहो, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और सबसे ऊपर कौन सी चलती है, तो मैं नंबर 1 भी यहां पे लिख के बता देता हूं आपको, कोनराड। सबसे ऊपर कौन सी आती है, कोनराड, फिर मोहो, फिर कौन सी हो जाएगी, रेप्टी, ये कौन सी हो जाएगी, गुटेनबर्ग, और ये वाले हम पढ़ेंगे जब इसका नाम रखेंगे हम क्या, लेहमैन। तो यहां पर ये बातें आपको बिल्कुल बखूबी पता होना चाहिए। ये किसके बारे में जानकारियां हैं, ये आपके मेटल यानी कि प्रावार के बारे में क्या है, जानकारियां आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, चले आगे भाई। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले हैं किसको, तो नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे क्रोड को पढ़ेंगे। नंबर 3 पे हम किसको पढ़ेंगे, क्रोड को पढ़ेंगे। क्रोड, या इसको हम कहते हैं अंतरम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंतरम। और इसके 2 भाग हम पढ़ेंगे, बाह्य अंतरम, है ना, एक तो हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य अंतरम, बाहरी जो भाग है, इसको निचली और ऊपरी न बोल के इसको बोलेंगे बाह्य अंतरम, और वह आंतरिक अंतरम के नाम से इसको पढ़ेंगे, आंतरिक अंतरम, है ना, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम, इसके नाम से बाह्य अंतरम और आंतरिक अंतरम के नाम से इसको हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक कोई समस्या भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। वही तत्व लिख लेते हैं एक बार वापस से, चलो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ। सबसे पहले हम लिखेंगे घनत्व के बारे में, डेंसिटीज की ना, फिर इसके बाद में लिखेंगे हम आयतन के बारे में लिखेंगे, आयतन के बाद में हम इसके बाद में पढ़ेंगे क्या, द्रव्यमान पढ़ेंगे, और द्रव्यमान के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आयतन, द्रव्यमान, इसके बाद में हम गहराई पर चर्चा करेंगे, और गहराई के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, और आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके घनत्व की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला है, लगभग 11 से लेकर के 13 ग्राम घन सेंटीमीटर तक क्या पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आयतन की अगर बात करें तो ये संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग को घेरता है, तो ये संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, पहला जो था उसका 0.5 था, इसके बाद में मैंने बताया आपको कि उसका 83% था, कितना था, 83% था, और अब इसका कितना है, तो 83 के बाद में ये संपूर्ण आयतन का कितना % भाग घेरता है, तो ये संपूर्ण पृथ्वी का 5 हो गया है, 83 हो गया है, और द्रव्यमान में हमने क्या क्या आयतन की बात कर रहे हैं, और ये वाला हो जाएगा 16%, ये कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो संपूर्ण आयतन का ये कितना घेरता है, ये 16% घेरता है, और ये वाला कितना घेरेगा, ये 32% घेरेगा। और इसकी गहराई की बात करें तो लास्ट केंद्र तक है, तो इसकी गहराई है 6373 किलोमीटर तक है, लेकिन इसमें 5150 पर 2 भाग हो जाते हैं, ऊपरी, अपर और लोअर, ऊपरी और क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, यानी कि बाहरी अंतरम और आंतरिक अंतरम हो जाएगा। तत्वों के बारे में अगर बात करें एडवर्ड स्वेस के अनुसार, तो इसका नाम रखा इन्होंने निफे, क्या नाम रखा था, निफे नाम रखा था, और निफे का मतलब क्या हो जाएगा, ये निकेल, निकेल वह किससे बना हुआ है, फेरस से बना हुआ है, निकेल और किससे बना हुआ है, फेरस से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज हमने यहाँ पे गलत लिखी, इसको मैं समझ चाहता हूं, इसको चेंज करेंगे हम, ये 68% होगा, ये कितना % होगा भाई, 68% होगा, ठीक है। इसके बाद में 68-32 ठीक हो जाएगा इसके बाद में तो। और चट्टानों की अगर बात करें, चट्टानों की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो चट्टानें यहाँ पे कौन सी हैं, विशेष ध्यान रखना, डूनाइट और पेरिडोटाइट,
आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, डूनाइट व पेरिडोटाइट नाम की यहाँ पे क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 2% और ये आ जाएगा 68% और ये आ जाएगा कितना 32%। तो ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये क्रस्ट का है और ये किसका हो जाएगा, ये मेटल का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, क्रोड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, 2%, 0.2% और 68% और 32%, ऐसे हम टोटल करके भी देखें तो लगभग 100% के आसपास ये आ जाता है ना। ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। हमने कहीं पर गलत नहीं लिखा है, पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको हमने सुधार लिया है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको मैप में भी हम समझें तो इसमें असंबंधताओं को जानना बहुत जरूरी है। किसको जानना जरूरी है, असंबंधताओं को जानना बड़ा जरूरी है। और ये कैसे जान पाएंगे हम, देखो भाई, असंबंधता के बारे में यहां हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्रस्ट को पढ़ा, क्रस्ट के बाद में यहां तक हमने मेटल को पढ़ा। ठीक है, और मेटल के बाद में यहां हमने किसका नाम रखा है, ये हमने जो रखा है ये बाह्य अंतरम है और ये क्या हो जाएगा, आंतरिक अंतरम हो जाएगा, आंतरिक अंतरम हो जाएगा। आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये आंतरिक अंतरम और ये क्या हो जाएगा, बाह्य अंतरम हो जाएगा। यहां तक मैंने आपको बताया था ये 2900 किलोमीटर तक है, यहां ये 5150 किलोमीटर तक है और इसकी गहराई है 6373 किलोमीटर तक क्या है, इसकी गहराई है। अब यहां पर एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, मैं इस प्रश्न को इसी पेज में लिखने का प्रयास करूंगा, आप समझने का बिल्कुल प्रयास करना कि ये वाला जो भाग है कि मेटल को क्रोड से कौन सी वो अलग करती है। तो ध्यान रखना इस असंबंधता का नाम क्या है। देखो पहली मैंने यहां पे लिखी थी कौन सी, फर्स्ट पे कोनराड लिखा था, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया मोहो, तीसरे नंबर पे मैंने बताया रेप्टी और ये चौथे नंबर पे जो है वो कौन सी आएगी, ये आएगी विचार्ड गुटेनबर्ग। ये क्या आएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा। तो ये नंबर 4 पे आ जाएगी और यही एग्जाम में नोट डाल के विशेष प्रश्न यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखना भाई, मैं आपको लिखवा भी रहा हूं क्या, मेटल व क्रोड को, मेटल व क्रोड को कौन सी असंबंधता, गुटेनबर्ग, कौन सी असंबंधता, गुटेनबर्ग असंबंधता क्या करती है, अलग करती है। गुटेनबर्ग या विचार्ड असंबंधता जो है वो क्या करती है, अलग करती है। इसके अलावा दूसरे टाइप से, टाइप 2 टाइप का प्रश्न कैसे पूछता है मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या पूछ लेगा, नीचली मेटल, ये क्या हो जाएगा लोअर मेटल और ये क्या हो जाएगा अपर क्रोड। तो यह ऐसे पूछ सकता है आपसे कि अपर क्रोड और निचली मेटल को कौन सी असंबंधता अलग करती है, तो ये क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग हो जाएगा। और नंबर 5 की जो असंबंधता है, ये वाली नंबर 5 नंबर की जो असंबंधता है, इसका क्या नाम बताओगे आप, तो नंबर 5 वाली है कौन सी, लेहमैन। लेहमैन असंबंधता जो है 5150 किलोमीटर की गहराई पर है और ये क्रोड को 2 भागों में बांटती है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटती है। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि ये वाला भाग सबसे कठोर है, लेकिन यहां पे नोट डाल के एक और चीज मैं लिखवा देता हूं आपको, जो आपको ध्यान रहे। जो बाह्यतम कोड है, बाह्यतम क्रोड जो है, ये बाह्यतम क्रोड जो है वो किससे बना हुआ है, ये कहा जाता है कि ये तरल अवस्था में है। ये पृथ्वी का ये वाला जो भाग है वो कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और जो आंतरिक क्रोड है, कौन सा क्रोड, आंतरिक क्रोड लास्ट वाला, ठीक है, ये किस अवस्था में है, ये कठोर अवस्था में है, ये लोहे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछता है एग्जाम में कि बाह्यतम क्रोड कौन सी अवस्था में है, तो आप बताओगे बाह्यतम क्रोड तो है तरल अवस्था में, जबकि हमारा आंतरिक क्रोड जो है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस यानी कि कठोर अवस्था में क्या है, पाया जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ और सिद्धांत हमें और पढ़ने पड़ेंगे भाई, थोड़ा सा इस टॉपिक को और हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलो एक और चीज मैं वापस से आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकता हूं।
हमारे जो एडवर्ड स्वेस ने, एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है? रासायनिक तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया है। और कितने भागों में बांटा है इन्होंने हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटने के लिए इन्होंने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया और कहा कि जो बीच वाला भाग है इसका तो इन्होंने नाम दिया निफे। क्या नाम दिया? निफे। निकेल और फेरस से बना हुआ है। और इस वाले भाग का इन्होंने नाम दिया, बीच वाले भाग का इन्होंने नाम क्या दिया? सीमा, यानी कि सिलिका, और सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है, Ma है वैसे ये। और ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से इन्होंने ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। किसके आधार पर? रासायनिक तत्वों के आधार पर इनको 3 भागों में क्या किया है? बांटा है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जेफ्रीज ने 1909 में, जेफ्रीज ने 1909 में कुछ भूकंप तरंगों के आधार पर, कुछ भूकंप तरंगों के आधार पर, कुछ भूकंप तरंगों के आधार पर या कुछ नई तरंगों की इनको जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे इन्होंने तरंगे बताई, पीजी तरंगे व एसजी तरंगे। मैं आपका आगे बताने वाला हूं कि पीजी और एसजी तरंगे क्या हैं। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक कॉनराड, इन्होंने भी भूकंपीय तरंगों के कुछ नए प्रकार बताए। 1929 या 32 के भीतर इन्होंने भी प्रकार बताए। पी ऐसे स्टार वाली तरंगे और एस स्टार वाली क्या है? तरंगे। जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे, इन्होंने नया वर्जन खोजा पीजी और एसजी के नाम से। और पी स्टार और एस स्टार किसने खोजा था? कॉनराड ने खोजा था। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि भूकंपीय तरंगे जो है वो जो गति करती है उसके आधार पर उनको सही और व्यवस्थित क्रम में रखिएगा। तो मैं इसी पेज में रख देता हूं इनको सही क्रम में। देखो, सबसे तेज गति से चलने वाली जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, प्राइमरी हैं। इनकी गति सबसे ज्यादा होती है। ये प्रति 8 सेकंड के हिसाब से दूरी को क्या करती है? तय करती है ना। प्रति किलोमीटर 8 सेकंड के हिसाब से क्या करती है? दूरी को तय करती है। ये लगभग 4 के आसपास करती है। और जो लास्ट वाली तरंगे वो 2-2.5 के आसपास करती है। कौन सी? एल तरंगे, जिसने एक बार मैं अगले पेज में आपको अच्छे से और समझा देता हूं। देखो भाई, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, क्योंकि पृथ्वी को आंतरिक भाग को जानने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्राथमिक तरंगे। उस दिन भी हमने पढ़ा था प्राथमिक तरंगे। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? इन तरंगों को कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे, या इनको मुख्य तरंगे भी कहा जाता है। और ये कौन से भाग में गति कर सकती हैं? ये तीनों फॉर्मेटों में, तरल, ठोस व द्रव्य भाग में क्या कर जाती हैं? गति कर जाती हैं। प्राथमिक तरंगों का सिंबल है पी, प्राइमरी क्या है? पी है। अब इधर की बात करें कि इससे प्राइमरी बड़ा है, इस तरफ का भाग क्या होगा? छोटा होगा। इसके नीचे की जो तरंगे हैं वो कौन सी हैं? जो खोजी थी आपके जेफ्रीज ने, कौन सी वाली? पीजी। और इसके बाद में जो तरंगे आएंगी वो कौन सी थी? गति के अनुसार वो तरंगे कौन सी आएंगी? वो आएंगी पी स्टार। तो हम अगर इसकी बात करें, ये 8 सेकंड के हिसाब से गति करती हैं, तो लगभग ये 7 सेकंड के आसपास क्या करती हैं? गति करती हैं। और ये लगभग 6 सेकंड के आसपास क्या करती हैं? गति करती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एक क्रम तो ये रखा। दूसरा जो तरंगे हमने पढ़ना है वो है सेकेंडरी तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? सेकेंडरी तरंगे। और सेकेंडरी तरंगे कौन सी हैं? एस तरंगे। कौन सी तरंगे? एस तरंगे।
ऐसे तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, इनको सेकेंडरी तरंगे कहा जाता है, या इनको गौण भी कह देते हैं। ध्यान रखना, इनको गौण तरंगे भी कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। कौन सी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और इनका जो फॉर्मेट है, ये तरल भाग में क्या हो जाती है, तरल अवस्था में या तरल भाग में विलुप्त हो जाती है। ये तरल भाग में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे पृथ्वी का बाह्यतम क्रोड है, वहां पर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इन तरंगों का हम ऐसे लिखेंगे एस, फिर एस से छोटी कौन सी है, एस जी है, और एस जी से छोटी कौन सी है, एस स्टार है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनको पढ़ लेना है, एस, एस जी और क्या है, तो इनको आप सही क्रम में रखोगे। ध्यान रखना, इधर जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिस तरफ ये छोटा वाला भाग होता है वो इसके क्या होता है, छोटा होता है। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो हमारा एक चिमटा होता है, आप जैसे हमारा चिमटा आपने देखा होगा वैसे होता है। तो चिमटे के अंदर अगर कोई आप वस्तु को ऐड करते हैं तो ये बड़े वाले भाग को समा जाता है, ये बड़ा भाग हो जाएगा इस तरफ का, और यहाँ पे कोई वस्तु को डालोगे तो ये छोटा भाग होता है। तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसलिए मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। इधर जो भी मुंह होगा जिस तरफ कहीं भी दिशा में रख दो, अगर इस तरफ से रखा है तो ये वाला इधर तो क्या आएगा, बड़ा भाग आएगा, इधर क्या आएगा, छोटा भाग आएगा, ठीक है। अगर ये इस प्रकार से है तो इधर तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस भाग में बड़ा सामान आएगा, इस भाग में छोटा आएगा। तो इस चिमटे के रूप में आप तो याद रखना, कभी ये चिन्ह आपको दिखाई दे जाए तो इधर वाला जो है बड़ा खुला हुआ है, तो मतलब इधर तो बड़ा आएगा, जो भी आएगा वो बड़ा होगा। तो मैंने देखा इससे बड़ा यानी पी स्टार से बड़ा पीजी, और पीजी से बड़ा क्या हो जाएगा, पी तरंगे। इनकी गति 4 सेकंड प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या होती है, इनकी गति करती है। तो ये तरंगे जो होती हैं, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने क्या किया, जानने का प्रयास किया। इसके अलावा और एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, एक और चीज पढ़ने वाले हैं। भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसके 4 भाग और पढ़ते हैं। भूकंपीय 3 भाग पढ़ते हैं, सॉरी। पहला भाग तो होगा लिथोस्फीयर, ठीक है। दूसरा होगा इसके बाद में पायरोस्फीयर, और तीसरा भाग होगा इसके बाद में बेरीस्फीयर, एस्फीयर, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये अब ऊपरी भाग है, ये मध्यवर्ती भाग है, ये अलग वर्गीकरण है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, केंद्रीय यानी कि लास्ट वाला भाग है ना, सेंट्रल भाग है, बेरीस्फीयर। अब इसमें पर्वतों के आधार पर इसका वर्गीकरण जैसे मैंने बताया, ये वाला जो भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ऊपरी भाग किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये वाला भाग बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और जो ये वाला भाग है वो डूनाइट व पेरिडोटाइट, इससे बना हुआ है, पेरिडोटाइट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का एक प्रयास किया है, और इससे पहले आपने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के हमें स्रोत पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने आज आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग का एक डायग्राम बना के समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है इन असमानताओं को लेकर के पूछता है, ऊपर से लेकर नीचे तक का पूछ लेता है, कई बार ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और इनके बीच का नाम पूछ लेता है। मुख्य जो आपको याद करने हैं, इसका नाम तो आप याद करोगे मोहो, और इसका नाम याद करोगे आप गुटेनबर्ग। ये 2 तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये तो आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भाई प्रश्न आता ही आता है, और इस प्रश्न को आपको पढ़ने के लिए भाई बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप इसको याद करोगे ही करोगे, ठीक है। और इसके बाद में एक और चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, ठीक है, एक और चीज और पढ़ लेते हैं हम। हमारी पृथ्वी का जो संगठन है, भू प्रॉपर्टी
का रासायनिक संगठन, भूप्रपट्टी का रासायनिक संगठन, किसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिका, भूप्रपट्टी पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे संपूर्ण की। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और इसके बाद में हो जाएगा फेरस हो जाएगा, और इसके बाद में कैल्शियम हो जाएगा, और इसके बाद में हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी का एक सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर फेरस, और फिर क्या आ जाएगा? सोडियम, और फिर क्या आ जाएगा आपके कैल्शियम, फिर क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। ये भूप्रपट्टी का क्या है? रासायनिक वर्गीकरण है। एक पूछता है संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन से पाए जाते हैं? संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है लौह तत्व। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लौह तत्व, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है सबसे ज्यादा। इसके बाद में ऑक्सीजन, फेरस के बाद में क्या आएगा? फिर ऑक्सीजन के बाद में सिलिका, सिलिका के बाद में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में इसमें पाया जाता है निकेल, और इसके बाद में पाया जाता है इसमें सल्फर। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है लोहा, और संपूर्ण भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? लगभग 46% के आसपास क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे ज्यादा लगभग 35% के आसपास क्या पाया जाता है? आपके लोह तत्व पाया जाता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इनकी मात्राएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसी रही हमारी क्लास? आज मैंने आप लोगों को ये पृथ्वी का आंतरिक भाग समझाने का एक सरल प्रयास किया है। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा भूगोल ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी विषय आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं। तो ये आपका अपना खुद का चैनल है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी स्टार्ट किया है, मुझे लगभग अभी इसको 20-25 दिन हो गए स्टार्ट किए हुए, और अब मैं निरंतर रेगुलर जो इसमें क्लासें डालना स्टार्ट कर रहा हूं। जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक हम इसमें पूरी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरा, आप लोगों को टेस्ट भी मैं करवा रहा हूं दूसरे, इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं एक क्लास और लेता हूं, जिसमें हम राजस्थान का भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में हम स्टार्ट कर चुके हैं। और भी मैं जैसे जैसे समय के अनुसार टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर जो भी मेरे से जो बनेगा वो आप लोगों के लिए अवश्य करूंगा। और ये आप ही का चैनल है, तो इसमें कोई कमी हो रह गई हो तो वो भी आप बताएंगे, क्योंकि अच्छा है तो दुनिया ही बता देगी। आप तो कमियों को नोटिस करो कि सर आपने यहाँ पे ये बताया है, स्पीड ज़्यादा है, वॉइस ठीक नहीं है, वीडियो की क्लियरिटी ठीक नहीं है, समय आप ज़्यादा लेते हो। जो भी आपको लगे, जो भी आपको सुझाव, वो अवश्य देने हैं, क्योंकि अगर आप सुझाव नहीं दोगे तो मेरा मनोबल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और मैं अच्छा प्रयास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बहुत अच्छा कर सकता है, कमी को सुधारेंगे। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, भूगोल विषय अपने आप में कोई छोटा विषय नहीं है, और मेरे लिए हालांकि नया तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा सफल होगा, ये मुझे अवश्य पता है। क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ 0 से होता है, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छे से होगा, और मेरा अंत आपकी मंजिल तक मुझे आपको पहुंचाना है। इसलिए अभी आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर खरीद रहे हैं तो मत लीजिएगा, और मैं आपको ये नोट्स भी दूंगा,
पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलने वाला ही है, साथ में मैं हैंड रिटन नोट्स भी हर टॉपिक के टॉपिक वाइज, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी कोशिश करूंगा अच्छे से, किसी भी कोचिंग से बेस्ट नोट्स आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ये आप ही का चैनल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों का सहयोग मेरे लिए आशीर्वाद है और मुझे आपका आशीर्वाद बिल्कुल चाहिए, देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस पथ पर निकल चुका हूं, क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बड़ा पैसे का पावर नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड, ये पूरा सिस्टम, ये ऐसा करना असंभव था मेरे लिए, लेकिन माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो गया है। अब हम निरंतर आप लोगों को प्रोवाइड क्लास करवाते रहेंगे। चलो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, धन्यवाद।